हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आईसीटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के जो हमारा प्रीवियस ऑफलाइन क्लासेस में भी चल रहा था उसका ही उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा था कि हमारे आईसीटी यानी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि आईसीटी होता क्या है, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या होता है, कहाँ से ये आया है। इसके बाद हमने देखा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है और इसका हम किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था उस क्लास में। और अब हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं चयन के सिद्धांत। यानी अगर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इफेक्टिव यूज़ करना है तो हम किस तरीके से उनका यूज़ करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए, सबसे पहले हम जब इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम सिलेक्शन कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जिनके बेस पर हम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इफेक्टिव तरीके से यूज भी कर सकते हैं और उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहला, जैसा कि बताया गया है, थ्योरी ऑफ चॉइस यानी चुनाव का सिद्धांत। सेकंड आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का सिद्धांत। थर्ड आता है आपका फिजिकल कंट्रोल यानी भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन यानी कि हमारा जो उपयुक्त प्रस्तुतिकरण है, यानी हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, उसके प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत को लेकर भी यहाँ पर हम अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ एक्शन यानी क्रिया का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत। ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका लास्ट वन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है। मूल्यांकन सबसे अंतिम में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मूल्यांकन का सिद्धांत सबसे लास्ट दिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक नाम याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ईजी से नाम है। तो चलिए देखो, एक बार वापस से देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ चॉइस, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एक्शन एंड उसके बाद है आपका लास्ट वन प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं इन प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल आखिर होते क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी ऑफ चॉइस। थ्योरी ऑफ चॉइस, ठीक है, यानी चुनाव का सिद्धांत। According to this principle, the selection of hardware and software tools should be done wisely and judicially. हम इस सिद्धांत को अगर फॉलो करते हैं तो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी टूल्स हैं उनका हमें चयन बहुत समझदारी से और सूझबूझ से किया जाना चाहिए। These should be selected keeping in the mind their suitability, intent, efficiency and the purposefulness. यानी कि अगर हमें इनका चुनाव करना है तो इनकी उपयुक्तता, इनकी प्रोडक्टिविटी और इनका जो आपका पर्पस है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चूज करने हैं। तो जब भी हम अपना ये सिलेक्शन का या चॉइस की बात करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने होते हैं, जैसा कि हमने नीचे दिखाया। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका द मीन शुड बी सूटेबल फॉर द एज ग्रुप एंड द क्लास लेवल ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहला हमें ये देखना है कि हमारे क्लास का लेवल कैसा है और कौन से एज ग्रुप के बच्चे के लिए कौन सा हार्डवेयर सूटेबल है। क्लियर है? सबसे पहला कि साधन विद्यार्थी के आयु वर्ग और कक्षा स्तर के अनुकूल होने चाहिए। सेकेंड वन है आपका दीज रिसोर्सेज शुड बी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। ये जो रिसोर्सेज हम चूज कर रहे हैं ये इंटरेस्टिंग होने चाहिए यानी रुचिपूर्ण होने चाहिए और इंस्पायरिंग होने चाहिए, प्रेरणादायक होने चाहिए। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका द मीन शुड बी न्यू टू द स्टूडेंट सो दैट दे कैन अट्रैक्ट देयर अटेंशन, बी एबल टू अट्रैक्ट।
हमारे जो मीन्स है, हमारे जो साधन है, वो छात्रों के लिए नए होने चाहिए ताकि वो उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सके अपने संसाधनों की तरफ। क्लियर है? ताकि उनकी एजुकेशन में भी इफेक्ट पड़े कि जितने नए और जितने यूनिक और जितने एंटिक जो आपके रिसोर्सेज होंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके रिसोर्सेज से। देन नेक्स्ट आता है आपका, दीज टूल्स शुड बी हेल्पफुल इन अचीविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। डे 1 से हम अपनी क्लासेस में यही बता रहे हैं कि हमारा जो आईसीटी का हमारा जो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर हमारा इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करने का सबसे मेन मोटो भी यही है कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। तो हमारे रिसोर्सेज भी हमें, यानी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमें उसी तरह चूज़ करने हैं ताकि वो हमें हेल्प कर सके हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। क्लियर है यहाँ पर? फिर नेक्स्ट आता है आपका, द मीन शुड बी हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू। हमारे जो साधन हैं उनमें विशिष्ट स्पेसिफिक शैक्षिक मूल्य होने चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? तो जब हम अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इफेक्टिव तरीके से यूज करना चाहते हैं तो हमें प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ चॉइस आता है। उसमें हमें ये जो 5 जो पॉइंट बताए गए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए अपना सिलेक्शन करना है। क्लियर है? सबसे पहला प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। अब हमने सिलेक्शन तो कर लिया, हमने चुनाव तो कर लिया, ठीक है। चुनाव करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि हम तैयारी कैसे करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम जब यूज करेंगे ना, उससे पहले एडवांस में कुछ तैयारी करनी पड़ती है, उसके बारे में इस प्रिंसिपल में बताया गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन शुड बी मेड इन एडवांस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ द मीन्स। लाइक कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो भी आपका साधन है उसका स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है। What is the nature? And the teacher should be already have knowledge of this. जो टीचर उसको पढ़ा रहा है या ऑपरेट कर रहा है उसको पहले से ही उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको यूज करेगा। सेकेंड वन इज, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, हमें सबसे पहले यूज करने से पहले उसको चेक करना है एक बार। क्लियर है? देन उसके बाद आता है आपका, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स मेंटली बिफोर यूजिंग द मीन्स। हम जब भी अपने मीन्स का, अपने साधनों का यूज करेंगे उससे पहले हमें स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका, शुड बी टोल्ड इन एडवांस टू द स्टूडेंट्स अबाउट द कंटेंट नीडेड। यानी कि जो हमें इसकी विषय वस्तु के संदर्भ में विद्यार्थियों को पहले से ही बता देना चाहिए कि आप किस तरीके का आपको यूज है और आपको नीड हो सकती है इस तरह के रिसोर्सेज की। क्लियर है? यानी कि प्रिपरेशन जब भी आप करते हो, सिलेक्शन से पहले, एडवांस में यूज करने से पहले आपका प्रिपरेशन इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। दिस वन, भौतिक नियंत्रण। आप संसाधनों का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अगर प्रिंसिपल ऑफ दे रहे हो फिजिकल कंट्रोल, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is necessary to arrange for a physical facility related to the use of these resources by the teachers so that this material can be provided security. इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक द्वारा इन साधनों के प्रयोग से संबंधित भौतिक सुविधाओं का प्रबंध करना आवश्यक है ताकि इस सामग्री को सुरक्षा प्रदान की जा सके। हमें सबसे पहले जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका फिजिकल कंट्रोल यानी भौतिक नियंत्रण बहुत जरूरी है ताकि हमें जो भी हमारे पास मटेरियल है हम इसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें। तो सेव टाइम एंड क्रिएट सूटेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम लर्निंग। समय की बचत और अधिक से अधिक लर्निंग की उचित सर्कमस्टेंसेस को पैदा की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, टेबल हो गया आपका, टेबल चार्ट हो गया, मैप हो गया आपका, टाइमलाइन हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडल बना के रख सकते हो ताकि हर किसी को यूज समझ आ सके कि वो उसका फिजिकल कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक हमने 3
प्रिंसिपल पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा है थ्योरी प्रिंसिपल, सेकेंड है प्रिपरेशन एंड थर्ड है आपका फिजिकल कंट्रोल। क्लियर है? चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका द प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि विभिन्न साधनों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। कि ये जो प्रिंसिपल है वो इंडिकेट करता है दैट डिफरेंट मीन शुड बी प्रेजेंटेड इफेक्टिवली। हमें जितने भी हम साधनों का यूज करेंगे उन सब का ये इसी तरह पॉइंट आउट कर रहा है कि उनका इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। It is necessary to plan before the presentation so that the students get proper opportunity to the learn and the teachers to teach, जिससे छात्रों को सीखने और अध्यापक को सिखाने की उचित अवसर प्राप्त हो सके और इसके लिए प्रस्तुतिकरण से पहले योजना बनानी आवश्यक है। जब आप किसी चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, अगर लर्निंग स्टेटमेंट में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक बच्चा तभी सीखेगा या एक टीचर तभी सिखा पाएगा जब उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और प्रेजेंटेशन के लिए उसके पास पहले से तैयारी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रेजेंट कर सके। द टीचर शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ इट्स यूज। वो उसके यूज से पहले पूरा तरीके से अवेयर होना चाहिए कि हाँ इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द टूल्स। इनके जो भी साधनों हैं जो भी उसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। और केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। हमारे जो भी साधन हैं उनके रख रखाव और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपनी प्रेजेंटेशन को एप्रोप्रिएट बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चले नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एक्शन, थ्योरी ऑफ एक्शन। ये देखिए थ्योरी ऑफ एक्शन। थ्योरी ऑफ एक्शन क्या कहता है कि these tools are used to make teaching strong, smooth and effective। ये जो हम साधन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ये सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है कि वो अपनी टीचिंग को मजबूत बनाता है और स्मूथ बनाता है, सुचारू करता है और प्रभावशाली इफेक्टिव बनाता है। दिस मेक द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्लियर। इन साधनों से अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन जो होता है वो क्लियरली हो सकता है। देन उसके बाद इफेक्टिव लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन अ पैसिव एनवायरनमेंट। निष्क्रिय वातावरण में प्रभावपूर्ण लर्निंग संभव नहीं होता है। यानी अगर आपका पैसिव एनवायरनमेंट है जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है वहाँ पर आप इफेक्टिव लर्निंग करना चाहते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। देयर मस्ट बी फेवरेबल रिस्पॉन्स टू द मटीरियल शोन ड्यूरिंग द टीचिंग। हम जब अपनी टीचिंग दे रहे हैं, शिक्षण के समय दिखाई जाने वाली जो मटेरियल है उनके प्रति हमें फेवरेबल फीडबैक, फेवरेबल उसका रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ पर थ्योरी ऑफ एक्शन? समझ आया? चले आगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। ये क्या कहता है? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब ही यही है कि हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी मूल्यांकन करना, किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट हुई है, उसका किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज किया है, वो सारी चीज़ें। तो इवैल्यूएशन इज टू मेक सब्सटेंशियल improvement in the uses of aids on the basis of their roles in making the classroom environment interesting, stimulating and the educative। शिक्षण लर्निंग प्रोसेस में हम जो भी अपने अलग अलग तरीके से जो भी सब्सिडरी जो साधन है, इफेक्टिव हो गया या फिर हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में जो हेल्प करता है या फिर हमारे एनवायरनमेंट को जो इंटरेस्टिंग बनाता है और एजुकेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में जो रोल प्ले करते हैं, उन साधनों के प्रयोग में इम्प्रूवमेंट होता किससे है? हमारे इवैल्यूएशन में। हम अगर इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा क्लासरूम, हमारे हार्डवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, वो सारा कुछ हमें पता चलेगा हमारे इवैल्यूएशन से। क्लियर है? इट हेल्प्स अवेलेबल
हेल्प इज अवेलेबल, यहाँ पर हमारा ये इसी को कंटिन्यू कर रहा है, हेल्प इज अवेलेबल, यानी कि इसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। द टीचर शुड कीप ऑन इवेल्युएटिंग दीज टूल एट द टाइम ऑफ यूजेज सो दैट बाय मेकिंग चेंजेस इन देयर यूजेज एज पर द नीड द स्टूडेंट्स कैन बी हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ द लर्निंग। अध्यापक को इन साधनों के प्रयोग के समय बराबर मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि इनके उपयोग में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर छात्रों की लर्निंग में सहायता की जा सकती है। क्लियर है यहाँ पर? तो जब तक हम अपना इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम चाहे कितने भी अच्छे हार्डवेयर, कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, हमारा टीचर सही से लर्निंग नहीं करवा पाएगा, तब तक हमारे इस जो भी टूल्स है, जो भी हमारे सोर्सेज है, संसाधन है, मीन्स है, उनका कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रिंसिपल में भी आपको इवैल्यूएशन दे रखा है ताकि आप अपनी चीजों को अच्छे से कंडक्ट करवा सकें। क्लियर है यहाँ पर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी जो थ्योरीज जो दे रखी है, यानी एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, वो किस किस तरीके से, ये एक नोट्स का फ्रेम है जिसको मैंने अटैच किया है यहाँ पर, तो मैं एक एक को प्रोनाउंस कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहला आता है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 तरह से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है लर्निंग थ्योरी, रिसर्च एंड लास्ट वन है टीचिंग एड, यानी अधिगम सिद्धांत पहला लर्निंग थ्योरी, रिसर्च यानी शोध, थर्ड आता है आपका टीचिंग एड यानी शिक्षण यंत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसी के नीचे हमने पॉइंट आउट करके लिखा है कि न्यू कंसेप्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि नवीन धारणाएं और प्रयोग। फिर आता है आपका मल्टी मीडियम अप्रोच, बहुमाध्यम उपागम। फिर आती है आपके सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम। फिर है आपकी प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिकृत अधिगम। फिर है ऑडियो विजुअल मटीरियल यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री। फिर है साइबरनेटिक्स। फिर है आपका पर्सनल इंस्ट्रक्शन यानी व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। देन इसके बाद आता है प्रोसेस एंड एजुकेशन एक्शन, यानी शिक्षण के पक्ष और प्रक्रिया तथा शिक्षण क्रियाएं। सेकेंड पर आते हैं रिसर्च। रिसर्च के बाद आएगा आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध। फिर आता है आपका बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन। फिर आता है आपका माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। देन इसके बाद आता है टीचिंग मॉड्यूल एंड प्रमाप स्टैंडर्ड। फिर लास्ट आता है आपका शॉर्ट टीचिंग यानी लघु शिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एड। उसके बाद टीचिंग एड के बाद आता है इंटरेक्शन एनालिसिस यानी अंतरक्रियात्मक विश्लेषण। फिर आता है आपका लेसन प्लानिंग यानी कि पाठ योजना, ये आपकी पाठ योजना होगी यहाँ पर। ठीक है, लेसन प्लानिंग लिखा है ये। देन उसके बाद आता है आपका टीचिंग कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। फिर आता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रबंध। देन उसके बाद आता है टीचिंग प्रिंसिपल एंड मॉडल्स, शिक्षण सिद्धांत तथा प्रतिमान। और उसके बाद आता है आपका टीचिंग पॉलिसीज यानी कि शिक्षण की नीतियां आप किस किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो ये सारे थे आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। इन सबको जो टेक्नोलॉजी जो बताई है, कुलकर्णी सर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर लेम्सडन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार के लिए रिवीजन देख लेते हैं। आज हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। उसमें सबसे पहला आता है थ्योरी ऑफ चॉइस, सेकंड आता है प्रिपरेशन, थर्ड आता है फिजिकल कंट्रोल, फोर्थ आता है आपका एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन एंड देन है एक्शन एंड इवैल्यूएशन। ये देखिए थ्योरी ऑफ चॉइस, ये देखिए आपका प्रिपरेशन, फिजिकल कंट्रोल भौतिक नियंत्रण, उसके बाद आता है आपका एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन के बिना न स्टूडेंट्स को समझ आएगा, न उनका लर्निंग हो पाएगा और न टीचर सिखा पाएगा उनको।
देन उसके बाद है थ्योरी ऑफ एक्शन, उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है कि इन तरीकों से, इन टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, लर्निंग करवा सकते हो और अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करवा सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।